नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में, और मैं साक्षी आप पहुंचे हैं लोधी गार्डन। यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। तो सुबह 9 बजे तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर, हर एक हलचल आपके सामने मॉर्निंग अपडेट के साथ में रखेंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। तो राजधानी लखनऊ से भीषण आग की जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, अग्निकांड की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है। अफरा तफरी का माहौल कैसे बन जाता है, ये आप देखिए। तो 250 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गए हैं, और ये भीषण अग्निकांड की वजह से अफरा तफरी का माहौल इस पूरे इलाके में देखने को मिला। आग बुझाने में 20 से ज्यादा गाड़ियां लगी। लखनऊ में देर रात अचानक से आग लग जाती है। आग बुझाने का काम चलता रहा, जबकि सीएम ब्रजेश पाठक भी आग वाली जगह पर पहुंचे। तो सीएम योगी ने लखनऊ में अग्निकांड का संज्ञान भी लिया है। सैकड़ों झुग्गियों में आग लगने का मामला बुधवार शाम का बताया जा रहा है। तो आप देखिए कि घरों के अंदर रखे हुए एलपीजी सिलेंडर्स में अचानक से विस्फोट होने की वजह से आग तेजी के साथ में भड़क जाती है, जिसके बाद में 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे अफरा तफरी का माहौल आग लगने के बाद में देखा जाता है। तो 3 तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि ये आग कितनी ज्यादा भीषण थी कि 250 से ज्यादा झुग्गियां यहाँ जलकर खाक हो गई। तो आप देखिए कि फिलहाल जो आग की लपटें हैं वो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, कई सारे जो सिलेंडर्स थे एक के बाद एक उनमें विस्फोट होता रहा। झुग्गियों में आग लग जाती है। कई सारी जो सैकड़ों झुग्गियां वहां पे बताई जा रही हैं कि उनमें आग लग गई, और 20 से ज्यादा गाड़ियां लगी। 250 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। तो देखिए, इस आग की वजह से सैकड़ों गरीब परिवारों का सामान जलकर राख हो गया। जैसे ही उन्हें आग की खबर मिली, वो अपना सामान समेटने में लग गए। आग लगने की घटना के बाद में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रात में पहुंचे और आग बुझाने के काम का जायजा उनकी तरफ से लिया गया। यहाँ पर लगभग पूरी बनी हुई थी। यहाँ 1000 से ऊपर थी, 1000 से ऊपर मड़ैया थी। आग लगे हुए कितनी देर हो गई? अब हम लोग थे नहीं यहाँ पे, हम लोग मजदूरी करने गए थे नहीं यहाँ पे। क्या कुछ यहाँ पर जो स्थिति रही बताए जा रहे हैं? बच्चे यहाँ कोई बच्चे आधे मिले आधे नहीं मिले हैं। गायब बताए जा रहे हैं? हाँ, अब गायब समझिए, अब क्या बताया जाए। अभी यहाँ की सिचुएशन क्या रही है? अभी देखा जा रहा है क्या बचा क्या नहीं बचा। चारों तरफ से आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है। सभी फायर टेंडर्स मौके पर हैं, फायर के अधिकारी मौके पर हैं, और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर हैं। सभी एम्बुलेंसेज को मौके पर बुलाया है, और अभी घायलों को अब अस्पताल पहुंचा करके बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्राथमिकता लोगों को हम बचा पाए और कोई हताहत हो, इसलिए हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी झोपड़ियों के अंदर जा करके जहाँ भी आग लगी है उसको बुझा करके, और लोगों को कोई हताहत तो नहीं हुआ है, कोई चोट तो नहीं लगी, सबको निकाल करके अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार। वंदन अधिनियम बिल आज पेश हो रहा है। तो विमेन रिजर्वेशन के साथ साथ में परिसीमन को लेकर भी आज चर्चा की जानी है। बिल पेश किया जाएगा। 3 दिन तक इसके ऊपर विशेष चर्चा रखी गई है। तो आपको बता दें, महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल आज संसद में पेश होगा। 3 दिन के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होने जा रही है। महिलाओं के अधिकार की बात होगी, समानता की बात होगी, और क्या कुछ खास आज होने वाला है सत्र को लेकर, क्या कुछ अपडेट्स हैं, आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देश की आधी आबादी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। अब से कुछ घंटों बाद संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। ये कदम न केवल देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाई देगा, बल्कि लोकसभा की विधायी संरचना को भी बदल देगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन महिला आरक्षण संशोधन बिल पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। पीएम मोदी सरकार के ऐतिहासिक कदम और महिला आरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में आज और कल चर्चा होगी। कल 18 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में वोटिंग भी होगी। वहीं राज्यसभा में 18 अप्रैल को 10 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग होगी।
केंद्र सरकार आज जो 3 ड्राफ्ट बिल पेश करेगी, उनमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित हैं। पहला, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना, और दूसरा, संसद के निचले सदन यानी लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। सरकार पहले ही 2023 में महिला आरक्षण से जुड़ा कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला चुकी है, लेकिन मौजूदा प्रावधानों के अनुसार 2029 तक इसे लागू करना मुश्किल माना जा रहा था। इसी कारण अब सरकार इस कानून में बदलाव करने जा रही है और इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो एक तरफ जहां संसद में आज एक बड़ा इतिहास बनने जा रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर चर्चा होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मोदी सरकार के इस दांव से परेशान जरूर नजर आ रहा है। यही कारण है कि आज हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। और इसमें विपक्ष का ये कहना है कि उन्हें महिला आरक्षण से दिक्कत नहीं है, इस बिल से दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में जो डिलिमिटेशन का खेल खेला जा रहा है उससे देश में आग लग सकती है, और खासकर कि दक्षिण भारत में उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और वो नेता प्रतिपक्ष महिला आरक्षण पर साथ, परिसीमन पर संग्राम। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा साउथ वर्सेस नॉर्थ पर क्यों आया? डिलिमिटेशन पर विपक्ष हमलावर, संसद में होगा घमासान। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े बिलों को आज संसद में पेश किया जाएगा। इसमें परिसीमन से जुड़ा बिल भी है, जिसके जरिए लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रावधान है। इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए हैं, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं। और इसी परिसीमन बिल पर विपक्ष मोदी सरकार पर प्रहार कर रहा है। इनका जो प्रपोजल है, इसमें एक और बहुत खतरनाक नुकसान होने वाला है, और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को, वुमेन रिजर्वेशन को हमारा सपोर्ट रहेगा। वो तो 23 में ऑलरेडी मंजूर हुआ है, लेकिन उसके आड़ में जो डिलिमिटेशन का खेल चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। डिवाइड एंड रूल, यही खेल है। जो नाजायज फायदा ये सरकार उठा रही है, हमारे महिलाएं रहते हुए हमारे कंधों पे से तोप चला रहे हैं और सोचते हैं कि सारे लोग बेवकूफ हैं और हमें पता नहीं है। इलेक्शन चल रही है 5 राज्यों में, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, कैसे करने दिया ये बिल को बीच में। परिसीमन के मुद्दे पर साउथ वर्सेस नॉर्थ के एजेंडे को हवा दी जा रही है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सीएम स्टालिन ने लिखा कि क्या तमिलनाडु के भारत के विकास में योगदान देने की सजा मिल रही है? क्या तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों से इसी तरह बदला लिया जा रहा है? परिसीमन संशोधन तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय है। अगर केंद्र सरकार परिसीमन का फैसला वापस नहीं लेती तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। केंद्र सरकार को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे तमिलनाडु में कल काले झंडे लहराए जाएंगे। सीएम स्टालिन साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और पूरी ताकत से इसका विरोध किया जाएगा। अगर साउथ की सियासी ताकत को कम किया गया तो 1950 और 1960 के दशक में भड़की हिंसा के रिपीट टेलीकास्ट तक की धमकी दे रहे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साउथ के बाकी राज्यों के सीएम से लेटर लिखकर अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर एकजुट होकर पूरी ताकत से विरोध किया जाए।
लेकिन सरकार भरोसा दे रही है कि दक्षिण के हितों पर कोई आंच नहीं आएगी, सीटों की संख्या में अनुपातिक वृद्धि होगी। And the southern states, some people tried to mislead in the past by saying that the southern states will lose out due to their successful family planning. The numbers have risen proportionately. So no state is losing. So every region, every state is fairly distributed and given the provision of increase in the numbers of seats. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होना है और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से टाइम्स नाउ नवभारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से उठने की जरूरत है और सभी दलों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। अब से कुछ देर बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पेश होगा और इसे लेकर पूरे देश में ही महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दल भी इसके समर्थन में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। सर, कितना महत्वाकांक्षी ये विधेयक है और इसके क्या लाभ आप देख रहे हैं भविष्य में? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय किया है। देश की आधी आबादी को उनका हक देना और 3 सदी से लटका हुआ ये मसला था, जिस मसले पे हमेशा बात होती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने अद्भुत निर्णय लिया है और ये कल हमारे सामने एक हो सकता है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि इस पखवाड़े के अंदर हम ये अधिनियम जनता को देने जा रहे हैं और इसका लाभ दूरदृष्टि से निश्चित रूप से हमारी माता बहनों को नारी सशक्तिकरण को लेकर रहेगा। वडोदरा से खबर आपको दिखाएंगे, जहां पर जानकारी के मुताबिक कमर्शियल बिल्डिंग में अचानक से आग लग जाती है। ये आग बहुत तेजी के साथ में फैल जाती है, जिसकी वजह से लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर फैल गई। और ऐसे में जो वहां काम करने वाले कर्मचारी थे, उनकी तरफ से दमकल विभाग को इसकी सूचना दी जाती है और किस तरीके से बचाव अभियान चलाया जाता है, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुमंजिला इमारत में आग के शोले उठ रहे हैं। इमारत के कई फ्लोर आग की चपेट में हैं। आग से इमारत में सामने की तरफ लगे पैनल जलकर नीचे गिर रहे हैं। आग तेजी से फैल रही है। इमारत के ऊपर दोनों तरफ से पानी की बौछार हो रही है ताकि आग को इमारत के बाकी हिस्सों में फैलने से रोका जा सके। भीषण आग की ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से आई हैं। वडोदरा के गोत्री रोड इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब इस्कॉन अटरिया 2 नाम की एक कमर्शियल बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बिल्डिंग से उठता धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। आग लगते ही कर्मचारियों ने इमारत को खाली करा दिया, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग की चपेट में आने से ऑफिस के अंदर रखे सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका और कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। आग के शोले इतनी तेजी से भड़क रहे थे कि बिल्डिंग की खिड़कियों के कांच तेज धमाकों के साथ टूटने लगे, जिससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक कंट्रोल किया और भीड़ को हटाया। इस घटना ने एक बार फिर शहर की ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 2 मिनट में। यूपी के संभल में आज बुलडोजर एक्शन होगा, बताया। पीएम की गाड़ी की भी चेकिंग करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर पहले से ही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और अब अपनी गाड़ी की चेकिंग के बाद सीएम ममता ने इस मुद्दे पर भी मोर्चा खोल दिया है। आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीएपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा। ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में?
देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। If you have the guts, you check my car every day before checking to anybody else. आज भी आप दमदम में आए थे, मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप भाग गया। आए थे तो मैं खुश हुआ कि हम बीजेपी लेके माफिक, हम चोर डकैत नहीं हूं, हम राजनीति करते हैं, एक पैसा भी सैलरी हम गवर्नमेंट से नहीं लेता है, इसको समझना चाहिए। एक कप चाय भी हम किसी से पीते नहीं है। ये झूठा गद्दारी कितना दिन चलेगा? इस बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी समेत टीएमसी नेताओं की गाड़ियों की चेकिंग के मुद्दे को टीएमसी ने सियासी रंग दे दिया है और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रुतिका, पश्चिम बंगाल के चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है और जब हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की बात ना करें, इस बार ऐसा नहीं हो सकता है। और इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो हमला कर ही रहे हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी हमला बोला गया है और उन्होंने कैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और ममता सरकार को घेरा है, आप देखिए। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को पटकनी देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में मोर्चा संभाल रखा है और हर गुजरते दिन के साथ गृह मंत्री अमित शाह का सीएम ममता के खिलाफ हमला और तेज होता जा रहा है और अपने एजेंडे के तहत अमित शाह हर रैली में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। बुधवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री ने कूच बिहार की रैली में इस मुद्दे को लेकर दीदी पर हमला बोल दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से गंगा सागर तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। होम मिनिस्टर शाह ने अलीपुरद्वार में भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया जिस पर आने वाले दिनों में बड़ा सियासी बवाल मच सकता है। मुझे बताओ भाई, किसी को 4 शादी करने देना चाहिए क्या? इस और युवा बताए, करने देना चाहिए? आपको मालूम है ना कौन करता है 4 शादी? मालूम है या नहीं है? दीदी लोग मालूम है ना? आप भाजपा सरकार बना दो, पूरे पश्चिम बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी। लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों को सख्ती से बंद करेंगे। अमित शाह ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी ममता सरकार को घेरा और कहा कि 5 मई के बाद बंगाल की हर महिला देर रात घर से बाहर बेखौफ घूम पाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने किस तरीके से ममता सरकार के ऊपर हमला बोला वो तो हमने आपको दिखाया ही। अब बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि उनका जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि ओवैसी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दीदी को कैसे उन्होंने अपने ही अंदाज में घेरा, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी है और ओवैसी बीजेपी की तरह अपनी हर रैली में ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि बंगाल में बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत होने पर भी एआईएमआईएम चीफ ने दीदी पर हमला बोला। बीजेपी मजबूत है तो उसकी जिम्मेदार टीएमसी और ममता बनर्जी है। आपसे कह रहे हैं कि यकीनन जितना नुकसान भारत के संविधान को और मुस्लिम अक़लियत को, खास तौर से गरीबों को होता है बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, उतना नुकसान टीएमसी से भी हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह ही एसआईआर का मुद्दा उठाया, लेकिन वोटरों के नाम काटे जाने पर सूबे की मुखिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
मुस्लिम अकलियत के नाम भी काटे गए, हमारे हिंदू भाइयों का भी नाम काटा गया। बताइए क्या ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार में आप है, आप पूरी कोशिश करते कि हर एक का नाम SIR में शामिल हो जाए। सरकार में आप है, मुख्यमंत्री आप है, सत्ता आपके पास है, गवर्नमेंट आपके पास है। अगर आप उन गरीब लोगों की मदद कर दे, उनका नाम दलाने के लिए उनके लिए डॉक्यूमेंट बना कर देते, मगर ममता बनर्जी और TMC को सिर्फ आपकी वोट से मोहब्बत है। आपके नाम अगर आज SIR में कट रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी TMC पर भी आयद होती है। AIMIM चीफ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने CM ममता बनर्जी और PM नरेंद्र मोदी को भाई बहन करार दे दिया। TMC और BJP और ममता मोदी में कोई फर्क नहीं, ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन हैं जो बंगाल की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को आसनसोल में चुनाव प्रचार के लिए उतरे हुए थे, जहां पर उन्होंने पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। विधानसभा चुनाव तो इस बार तमिलनाडु में भी होने हैं, लेकिन तमिलनाडु से ज्यादा चर्चा फिलहाल केवल पश्चिम बंगाल की ही होती भी नजर आ रही है। और ऐसे में सियासत यहाँ पर गरमा रही है, लेकिन किस तरीके से विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर तमतमाए हैं, आप देखिए जरा। चुनावी अभियान में CM ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी एक दूसरे पर हमलावर हैं ही, लेकिन बुधवार को शुवेंदु अधिकारी का एंग्री पॉलिटिशियन रूप भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी जब हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह के समर्थन में रोड शो कर रहे थे, तब उस दौरान TMC के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिस पर शुवेंदु अधिकारी आपा खो बैठे। नंदीग्राम और भवानीपुर में भी जब शुवेंदु प्रचार कर रहे थे, तब उस समय भी दीदी की पार्टी के कार्यकर्ता शुवेंदु अधिकारी के इलेक्शन कैंपेन में घुस गए और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद शुवेंदु ने भी तेवर कड़े कर लिए। शुवेंदु अधिकारी हावड़ा में अपने 5000 समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनके मुताबिक जब बाली इलाके से उनका काफिला निकला, तब TMC कार्यकर्ताओं ने भड़काऊ नारे लगाए, जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया। अमरावती कांड को लेकर एक तरफ तो पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत इस मामले को लेकर गरमा रही है। अब अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर करना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले का यह बयान सामने आया कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है। जमानत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मैं SP के पास में जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो समाज को लगी हुई कीड़ है, ये समाज को लगा हुआ कैंसर है, ये साफ करना जरूरी है। इनके दिमाग में लैंगिकता के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। इतने सारे कायदे बन रहे, लेकिन वर्दी का डर किसी को नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सरकारी यंत्रणा का फेलियर है कि महिलाओं को ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारे अधिकार है और जाके कंप्लेन करनी चाहिए। तो ये सिस्टम का और पूरे हम सबका एक समाज माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबका ये फेलियर है। उस व्यक्ति को पकड़ा भी गया है, उस व्यक्ति का घर भी गिराया जा रहा है, पर मेरी मांग इतनी रहेगी कि योगी बाबा आंग में आना चाहिए पुलिस वालों के, और कोई सुनवाई नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई घर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सीधा एनकाउंटर उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। और अब आपको उत्तर प्रदेश के झांसी लेकर चलते हैं, जहां पर बुधवार को उस दिन अफरा तफरी देखी गई जब एक शख्स अचानक से अपनी दुकान पर बेहोश हो गया। पहले तो सबको लगा कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, फिर उसके बाद सबको लगा कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस शख्स को हुआ क्या था। आप देखिए। एक दुकान पर CCTV कैमरा लगा है, जिसमें दुकान के अंदर और बाहर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।
तभी अचानक फ्रेम में कॉफी कलर की टी शर्ट पहना शख्स नजर आता है।